तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपका पहला अध्याय है, खंड पहला है साथियों, उसका पहला अध्याय है काल विभाजन, नामकरण और काल निर्धारण। पहला अध्याय का नाम क्या है? काल विभाजन, नामकरण और काल निर्धारण। काल विभाजन क्या होता है साथियों? काल विभाजन का अर्थ होता है हिंदी साहित्य के समय के अनुसार अलग अलग भागों में बांटना। यानी जो हिंदी साहित्य का है, जो अलग अलग भागों में बांटा गया, उससे हम क्या कहते हैं? काल विभाजन कहते हैं। जैसे अपने होती है बचपन, जवानी, बुढ़ापा होता है, उसी प्रकार जो हमारे हिंदी साहित्य के उसके भी अलग अलग युग हुए थे। ठीक है, कौन कौन से हुए थे वो साथियों जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वैसे ही साहित्य के भी अलग अलग युग होते हैं। काल विभाजन क्यों जरूरी है? क्योंकि साहित्य को समझना आसान हो जाता है और हर युग की पहचान बनती है। ठीक है, कवियों को सही जगह मिलती है और परीक्षा में लिखना भी आसान होता है। इसलिए क्या होता है? काल विभाजन को समझना अत्यावश्यक होता है। हिंदी साहित्य के मुख्य रूप से 4 काल विभाजन हुए थे। कौन कौन से काल विभाजन हुए थे? 4 साथियों। पहला हुआ था आदिकाल। आदिकाल कब से चला था? आदिकाल चला था साथियों 1000 ईस्वी से लेके 1375 ईस्वी तक। उसके अंदर क्या था? आदिकाल के अंदर था वीरता और युद्ध का युग था, यानी जो राजा लोगों ने युद्ध लड़ी वो सारे कुछ इसके अंदर इंक्लूड थे। दूसरा था भक्ति काल। भक्ति काल के अंदर क्या था साथियों? भक्ति काल के अंदर था भगवान की भक्ति का युग, यानी लोग भगवान की भक्ति करते थे और जो कवि थे जैसे तुलसीदास थी, सूरदास थी, ये लोग सभी क्या है? भगवान के भक्त थे। तो उसका टाइम आया था भक्ति काल। यह आया था 1375 से लेकर साथियों 1700 ईस्वी के मध्य तक। फिर हमारे हिंदी साहित्य का तीसरा काल आया था साथियों रीतिकाल, जो आया था 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। उसके अंदर क्या हुआ था? प्रेम और श्रृंगार का युग हुआ था, यानी लोग प्रेमत्व के मध्यम वो जाना था। श्रृंगार युग हुआ था, उसके अंदर कैसे कैसे कलाओं के बारे में सृजन हुआ था। इस प्रकार है जो हिंदी साहित्य का रीतिकाल कौन सा था? 1700 ईस्वी से लेकर 1900 तक। और आधुनिक काल कौन सा है? 1900 ईस्वी से लेकर अब तक। इसके अंदर क्या है? समाज सुधार युग है, यानी समाज के अंदर सुधार हो रहा है। यानी सबसे पहले क्या है? वीरता का, जो राजा महाराजा होते थे उनका गुणगान किया जाता। फिर भक्ति काल आया जिसके अंदर कवि तोग थे, जो महान संत थे, तुलसीदास जी, सूरदास जी, वो भगवान की पूजा किया करते थे और भक्ति काल आया था। फिर रीति काल आया था जिसके अंदर प्रेम, श्रृंगार और प्रेमत्व का भाव वो सब कुछ इंक्लूड हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ साथियों? उसके बाद आधुनिक काल आया था जो कि आपका 1900 ईस्वी से लेकर अब तक है, जो हम समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। इतिहासकार कौन कौन से थे प्रमुख रूप से? वो थे साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने वैज्ञानिक ढाके से जो है इतिहास लिखा था। इस प्रकार आपका वन पार्ट है जो क्लियर होता है साथियों, कि आपका जो नामकरण है आदिकाल का कैसे हुआ था, कौन कौन से हिंदी साहित्य के काल है, दैट्स क्लियर, आसानी से समझ में आ गया। उसी प्रकार हम समझेंगे आपका दूसरा अध्याय, उसके बाद हम समझेंगे मॉडल पेपर। दूसरा जो आपका अध्याय है वो साथियों आदिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि, यानी आदिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि की है वह जानते हैं साथियों। पृष्ठभूमि का मतलब होता है उस समय का वातावरण। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? जिस समय ये घटनाएं घटी होती है उस समय का वातावरण होता है। उस समय का माहौल कैसा था वो जानते हैं साथियों। जो उस समय का माहौल था आदिकाल के अंदर, उस समय का कैसा माहौल था? युद्ध होते रहते थे, राजा शक्तिशाली थे सबसे, कवि राजा के दरबार में रहते थे और जनता राजा पर निर्भर थी। ये उस समय का माहौल था आदिकाल के समय। लेकिन साथियों कवि क्या लिखते थे? यानी जो कवि थे वो क्या लिखते थे? वो युद्ध की कहानियां लिखते थे, राजा की बहादुरी लिखते थे और वीरों की गाथाएं लिखते थे। ये आदिकाल की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें वीर गाथा काल भी कहा जाता है। 2 नंबर का सवाल छप चुका है कि वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। इस समय कौन कौन से मुख्य ग्रंथ लिखे गए थे? पहला लिखवाया गया था पृथ्वीराज आसो, दूसरा लिखा गया था बिसल देव रासो। ये प्रमुख रूप से आदिकाल के प्रमुख 2 ग्रंथ थे। इस समय भाषा कैसी थी साथियों? भाषा अप्रभ्रंश थी और प्रारंभिक हिंदी थी। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब आपका तीसरे लेसन से लेके 19वें लेसन तक है तो साथियों पूरे के पूरे इसी प्रकार सब इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक सुपर डुपर हाई प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल पेपर भी बता देता हूँ और उसके साथ ढेर सारे सीक्रेट बताता हूँ। तो साथियों हम आ चुके हैं आपके पेपर 01 के, यानी पेपर फर्स्ट की तरफ डायरेक्ट। साथियों ऐसे ही हमने 2 नहीं 3 पेपर बनाए हैं ताकि आपका 100% पेपर क्लियर हो जाए और तीनों पेपर को पढ़ने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। यानी अगर आप माइंड करोगे तो आपको सिर्फ 19 मिनट लगेंगे सारांश पढ़ने में और 15 मिनट 3 पेपर पढ़ने में, यानी टोटल 34 से 35 मिनट के अंदर आप है जो इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। साथियों कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट आप 35 से 40 मिनट के अंदर पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हो और 1 घंटे के अंदर 2 बार पढ़ सकते हो और कल के एग्जाम के अंदर क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं हम HI04 का लाइव बुक समरी पेपर सॉल्यूशन साथियों। ठीक है, तो हम टू बी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आपके HD04 का हिंदी साहित्य के अंदर 3 घंटे रहने वाले और 70 नंबर का पेपर आएगा। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है और उत्तर है साथियों बिंदुवार लिखने। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए देखने को मिलेगा, उसके अंदर टोटल आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 7 के 7 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। टोटल 14 नंबर का सेक्शन ए है आपका होने वाला है। प्रश्न फर्स्ट है साथियों द्विवेदी युग का परिचय दीजिए। अब आपने जब 19 लेसन नहीं पढ़ा होगा ना तो ये आपके लिए नया
प्रश्न लगेगा कि द्विवेदी युग क्या था। जब आप सारांश पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक आपके मन से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो द्विवेदी युग का परिचय दीजिए। द्विवेदी युग के साथियों 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। इस युग में भाषा शुद्ध हुई थी और समाज सुधार पर बल दिया गया था और साहित्य को एक नया अनुशासन है जो मिला था। ठीक है साथियों, इसे हम कहते हैं द्विवेदी युग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आप सभी का, छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। यानी छायावाद की प्रमुख क्या विशेषता थी, दो बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दो विशेषता लिखोगे तभी तो 2 नंबर मिलेगा। पहला है साथियों आत्म अनुभूति और दूसरी है प्रकृति प्रेम। ये अगर आप छायावाद की 2 लिख दिया ना तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो और मजा आएगा। आत्म अनुभूति क्या होती है, कवि अपने मन की भावना व्यक्त करता है। जब कोई अपनी मन की भावना व्यक्त करता है उसे हम कहते हैं आत्म अनुभूति। दूसरा है प्रकृति प्रेम। छायावाद के अंदर साथियों प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। यह आपको नया लग रहा है, जब आप बुक की समरी पढ़ोगे तब आपको ये आसान लगेगा क्योंकि उसके अंदर आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। ठीक है, तीसरा है प्रकृतिवाद क्या है साथियों। तो प्रकृतिवाद वो साहित्य धारा है जिसमें समाज के गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया जाता है। प्रगतिवाद क्या है, वो साहित्य की धारा है जिसमें गरीब लोग, मजदूर और शोषित जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी समस्या का चित्रण है जो किया जाता है। ठीक है, फोर्थ आपका साथियों क्वेश्चन है वो है नई कविता का अर्थ बताइए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नई कविता का अर्थ होता है साथियों आधुनिक जीवन की समस्याओं, तनाव और अकेलेपन को व्यक्त करने वाली कविता। यानी आज के समय में जो समस्या है समाज के अंदर, जो तनाव है, जो अकेलापन है, उसको व्यक्त करने वाली कविता को क्या कहते हैं, नई कविता कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है उपन्यास की परिभाषा दीजिए। उपन्यास की क्या परिभाषा है वो बात करते हैं। उपन्यास एक लंबी गद्य रचना है जिसमें जीवन की घटनाओं और पात्रों का विस्तार से वर्णन होता है। उपन्यास क्या होता है साथियों, एक लंबी गद्य रचना होती है, मतलब बहुत सारे पेजेस के अंदर लिखी जाती है और जीवन की घटनाओं को एकत्रित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं साथियों, उपन्यास कहते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। उपन्यास पूरा क्लियर हो गया। अब आपके 14 नंबर का क्वेश्चन आए तो भी कर पाओगे ना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है वो है साथियों निबंध के 2 प्रकार कौन कौन से। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एजिटेट छप चुका है कि निबंध के 2 प्रकार कौन कौन से। पहला तो साथियों विचारात्मक निबंध और दूसरा होता है भावात्मक निबंध। कि विचारात्मक क्या होता है, अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और पूरे सब पूरा निबंध लिखा जाता है। दूसरा होता है भावनात्मक निबंध, जो अंदर से अनुभूति होती है उनको लिखा जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है साथियों एकांकी क्या है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एकांकी एक छोटा नाटक होता है जिसमें सीमित पात्र और एक ही घटना पर आधारित होता है। यानी कोई एक घटना घटी है उस पर ही आधारित होता है और एक छोटी घटना होती है और छोटा नाटक होता है, उसे हम कहते हैं एकांकी। ठीक है, एकांकी, उपन्यास, कविता, इनके मध्य क्या अंतर है वो सारी आप बुक के एक्सप्लेन करोगे तब समझ में आ जाएगा। अब आएगा सेक्शन पी जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 में से आपको क्वेश्चन 4 ही करने और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होने वाला है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना साथियों। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में यस लिख देना कि यस आई अंडरस्टैंड, यानी मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी के लिए एक सीक्रेट और पीडीएफ मैं आपको खंड ब खत्म होते ही सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न 8 है साथियों द्विवेदी युग की विशेषताएं लिखिए। यानी द्विवेदी युग की क्या विशेषता है वो जानते हैं। सबसे पहले साथियों द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का सुधार काल है। इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ साथियों, सबसे पहली विशेषता है भाषा सुधार, यानी भाषा को शुद्ध और सरल बनाया गया था द्विवेदी युग के अंदर। दूसरा था समाज सुधार, यानी नारी शिक्षा और विधवा विवाह पर बल दिया गया था इसके अंदर। तीसरा था साथियों नैतिकता, मतलब अच्छे संस्कारों पर जोर दिया गया था द्विवेदी युग के अंदर। फोर्थ साथियों सबसे बड़ी विशेषता थी राष्ट्रीय भावना, यानी देशभक्ति का विकास हुआ था द्विवेदी युग के अंदर। 5वां है साथियों गद्य विकास, यानी निबंध कहानी का विकास हुआ था। और 6वां है साथियों पत्रकारिता, पत्रकारियों का प्रचार हुआ था। ये प्रमुख 6 विशेषताएं थी द्विवेदी युग की। तो ये जैसे ही आप 6 विशेषताएं लिखे, 6 नंबर मिल गए। 1 नंबर के लिए आपको क्या लिखना होगा, 1 नंबर के लिए आपको निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष के अंदर ये लिखना है इस युग ने हिंदी को आधुनिक बनाया है। तो जैसे ये 7 पॉइंट आप लिखोगे 7 पे से 7 नंबर पक्के मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि अच्छे से पढ़ पाओ, नहीं तो आप पीडीएफ की खरीद सकते हो। पीडीएफ खरीदने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी साथियों, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन बाय बाद में करना, पहले जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लेना। प्रश्न 9 है साथियों छायावादी कवियों का योगदान लिखिए। यानी छायावादी कवियों का क्या योगदान है वो बात करते हैं। छायावाद के साथियों 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद आए थे। उस समय क्या हुआ था, उस समय दर्शन और इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी और महत्वपूर्ण विकास हुआ था। दूसरे छायावाद के प्रमुख कवि आए थे, वो आए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निल्ला, जो विद्रोही शैली से थे।
क्या थे, विद्रोह से लेते थे। जो उन्हें गलत लगता था वो उनके खिलाफ विद्रोह कर देते, उनके खिलाफ तर्क दे देते। फिर आए साथियों पंत आते, कौन आते, फिर आते हैं पंत, ठीक है, जो कि प्रकृति का चित्रण करते हैं। फिर आती है साथियों महादेवी वर्मा, जो कि करुणा और नारी की चेतना को जगाते हैं। ये प्रमुख रूप से छायावाद के 4 स्तंभ है। और जैसे ही आप ये 4 लिखते हो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे कि छायावादियों के कवियों का ये योगदान है, ये कवि और ये उनका योगदान। जो योगदान क्या है साथियों, इन्होंने कविता को आत्मा से जोड़ा है, ठीक है, दैट्स क्लियर। ओके, अब आपका 10वां क्वेश्चन है साथियों, प्रगतिवाद की विशेषताओं पर मतलब विशेषता बताइए। प्रगतिवाद की क्या विशेषता थी वो जानते हैं। सबसे पहले थी साथियों सामाजिक यथार्थ, यानी प्रगतिवाद के अंदर क्या हुआ, जो समाज के अंदर घटनाएं घटी, जो समस्या के अंदर समाज के अंदर समस्याएं थी, उन सबका यथार्थ रूप से चित्रण हुआ। दूसरा है वर्ग संघर्ष, जिन्होंने संघर्ष किया उनको भी इन्होंने दर्शाया है। तीसरा है जनहित, यानी जनता के हित में इन्होंने कार्य किया है। और यथार्थवाद, यानी जैसा था वैसा का वैसा किया है। और इन्होंने शोषण का विरोध किया है, जो पिछड़े हुए लोगों थे उनका विरोध किया है। और उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा उनके समाज के सामने ये जो समस्या वो रखी है। फिर इनके क्रांतिकारी विचार थे। ये प्रगतिवाद की प्रमुख 6 विशेषताएं थी। प्रगतिवाद ने साहित्य को जनता से जोड़ा था, दैट्स क्लियर, क्योंकि जब कवि ही थे जो जनता को उकसाया करते थे स्वतंत्रता के लिए, दैट्स क्लियर। 11वां लेसन है साथियों आप सभी का, 11वां क्वेश्चन है आप सभी का, हिंदी कथा साहित्य का विकास समझाइए। हिंदी कथा साहित्य का विकास समझाइए, यानी हिंदी कथा साहित्य का विकास कैसे हुआ वो जानते हैं। हिंदी कथा साहित्य प्रेमचंद से प्रारंभ होता है, ठीक है, बाद में यशपाल, अगे, मोहन राकेश आदि ने इसे आगे बढ़ाया। इससे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषय भी सामने आए हैं। इस प्रकार सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए सारे के सारे बोनस पॉइंट यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ।